जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चट्टान या सैल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैल और चट्टान एक ही चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सैल क्या चीज़ है। आखिर में जो चट्टान होती है, जो चट्टान का नाम सुनते हैं, जिससे खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, भारी मात्रा में लौह अयस्क निकाले जाते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। आखिर में ये चट्टान क्या है, इस चट्टानों में क्या पाया जाता है, इस चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को जानते हैं। देखिए, एकदम बेसिक से चीज़ों को समझने वाले हैं और यहाँ तक कंपटीशन में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन और पॉइंट्स को भी देखने वाले हैं। तो देखिए, चट्टान क्या होता है। जब बात आती है कि चट्टान क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो चट्टान होता है बहुत ही कठोर होता है और कहाँ होता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है। तो सिंपल सा परिभाषा यही होगा कि पृथ्वी के सतह के ऊपर पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को ही चट्टान कहते हैं। देखिए, आइए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। बहुत ही आसान है। चट्टान क्या होता है, कठोर होता है। चट्टान क्या होता है, कठोर होता है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो परिभाषा आपका सिंपल सा बनेगा कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, चट्टान से संबंधित जितने भी पॉइंट है ना, वो हर एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, दूसरा चीज़ है, चट्टान अति नर्म और बहुत ही कठोर भी होते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि चट्टान बहुत ही कड़े होंगे, बहुत ही उथले होंगे, ये नहीं है। चट्टान जितने कठोर होते हैं उतने ही नर्म होते हैं। जैसे कि जो रोड बनाया जाता है, जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, देखिए आप देखे होंगे, जो रोड बनाया जाता है और जिस पत्थर का प्रयोग किया जाता है उसको हाथ पर रगड़ कर देखिएगा, और जो बालू में पत्थर आता है उसको आप हाथ पर रगड़ कर देखिएगा, मुलायम रहता है कि नहीं, मुलायम रहता है। यानी पत्थर क्या होते हैं, यानी पत्थर एक तरह से क्या है, वो चट्टान ही है। चट्टान का क्या है, अंश है। तो वो पत्थर क्या है, एक रूखर है। रूखर क्या है, आम भाषा में रूखर कहते हैं। यानी वो क्या है, वो कठोर है। लेकिन वही एक पत्थर है जो बालू में मिलता है, वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है। तो देखिए, चट्टान अति नर्म और बहुत कठोर भी होते हैं। अब देखिए, सैल शब्द का तात्पर्य, सैल शब्द का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, सैल शब्द का तात्पर्य उन सभी कठोर और प्रतिरोधी वस्तुओं से है जिनसे भू परपटे, भू का मतलब भूमि, भूमि का मतलब पृथ्वी, परपटी का मतलब ऊपरी सतह। यानी देखिए, सैल शब्द का तात्पर्य उन सभी कठोर और प्रतिरोधी वस्तुओं से हुआ है जिनसे भू पर पड़े, यानी भूमि यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है। यानी कह रहा है कि सैल वही होता है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी भू परपटी का निर्माण करता है। सैल शब्द का तात्पर्य यही है, सैल शब्द का तात्पर्य वही होता है जो पृथ्वी के भू परपटी यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है। यानी सैल क्या करता है, सैल वास्तव में पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण करता है। तो देखिए, वही करता है, कह रहा है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर। आगे बात कह रहा है, देखिए आगे सुनिए। गाद, जैसे कि सुनिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े चट्टान है ना, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ है, वही सिर्फ चट्टान है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा प्रतिरोध वस्तु, एक छोटा सा प्रतिरोधी वस्तु भी चट्टान है, और एक विशाल पहाड़, पर्वत, पठार भी क्या है, चट्टान है। यानी चट्टान का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि सिर्फ बड़े बड़े शिला ला दो, बड़े बड़े पत्थर ला दो तो वो चट्टान कहलाएंगे। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एक पत्थर से लेकर एक बड़े विशाल पर्वत से लेकर एक छोटे बालू के कण तक, ये सभी क्या है, चट्टान में आएंगे। सभी क्या आएंगे, चट्टान में आएंगे। तो ये मत कहिएगा कि सिर्फ बड़े बड़े पर्वत पहाड़ी चट्टानें नहीं, एक बड़े से शिला और एक छोटे से बालू के कण तक क्या है, ये सभी चट्टान के पार्ट है। यानी इन सभी को हम लोग चट्टान कहते हैं। अब देखिए, गाद, गाद का मतलब क्या कि मतलब मैला पानी। जैसे गाद का मतलब क्या होता है कि जैसे मैला पानी एक तरह से मान लीजिए। देखिए, गाद, बालू, बजरी, कीचड़, पत्थर, चाक, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को दूसरा नाम मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। चिकनी मिट्टी को ही मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। देखिए, गाद, बालू, बजरी, कीचड़, चाक, चिकनी मिट्टी, लवण, कोयला भी सैल के अंतर्गत आते हैं। यानी सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नहीं आते हैं सैल के अंदर। चट्टान के अंतर्गत सिर्फ बड़े बड़े पर्वत
पर्वत पठार नहीं आते हैं, क्या आते हैं, एक गाद, बालू, बजरी, कीचड़, चाक, चिकनी मिट्टी, लवण, कोयला भी चट्टान के अंतर्गत ही आता है। यानी ये सब भी चट्टान के अंदर ही आते हैं और इन सभी को भी हम लोग चट्टान भी कहते हैं। तो देखिए इतना हो गया। अब देखते हैं चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए चट्टान का निर्माण एक या अधिक खनिजों के मिलने से हुआ है। चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों का निर्माण एक या अधिक खनिजों को मिलने से होता है। कौन कौन से है, देखिए शैल एक या अधिक खनिजों के मिलने से बनते हैं। इसमें से जो मुख्य रूप से खनिज का नाम है जो चट्टान का निर्माण करती है उसका नाम देखिए। जो मुख्य रूप से चट्टान का निर्माण करती है, जो प्रमुख होती है, उन खनिजों का नाम देखिए वह दो होती है। कौन कौन, फेल्सपार और स्फटिक। क्या होता है, फेल्सपार और स्फटिक। स्फटिक क्या होता है, फेल्सपार, याद रखिएगा नाम, फेल्सपार और स्फटिक। ये क्या है, ये मुख्य रूप से वो खनिज है जो चट्टानों को या शैलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका को अदा करते हैं। इतना तो हो गया। अब देखिए ये याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको बताया जाता है कि जो चट्टान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। आखिर में इस चट्टानों को कैटेगराइज किया गया है, इस चट्टान को कैटेगराइज किया गया है, तो इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक कुछ होना चाहिए ना कि इन चीज़ों को इस आधार पर बांटा गया है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। इन जो सेल है, ये जो सेल के प्रकार हैं, 3 सेल होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। इनको उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन, पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा रूपांतरित सेल। इसका दूसरा नाम कायांतरित सेल भी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आग्नेय सेल को। इतना आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये एकदम बेसिक है। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। आग्नेय सेल क्या होता है, देखिए आग्नेय सेल का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए आग्नेय सेल का निर्माण होता है, आग्नेय सेल का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी के जब विस्फोट होता है तो उसके अंतर्गत जो अंदर जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जो ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, ज्वालामुखी के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो जो ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, जब हीट होता है, उसमें जब हीट होता है, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी, यानी जब ज्वालामुखी फटता है, तो जब ज्वालामुखी आता है तो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं अंदर के गर्म होते हैं, हीट फॉर्म में होते हैं, जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो सब कहाँ आ जाते हैं, वो बाहर आते हैं और बाहर आकर पृथ्वी के सतह पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। सबसे पहले तो वो गर्म होंगे क्योंकि अंदर से निकले हैं तो वो गर्म होंगे, फिर बाद में वो ठंडा होते हैं और ठंडा होकर एक परत के रूप ले लेते हैं और वही परत क्या होता है, चट्टानों में बदल जाता है। तो उस समय आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो आग्नेय सेल का मुख्य रूप से निर्माण कैसे होता है, इसका स्रोत क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जो ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा लावा होते हैं, जो तरल पदार्थ में होते हैं, हीट फॉर्म में होते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के सतह पर फैलते हैं और पहले वो गर्म रहते हैं, फिर वह कुछ समय बाद ठंडा होते हैं और ठंडा होकर परत का रूप लेते हैं और वही परत क्या होता है, चट्टान कहलाता है और उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। दूसरा चीज आता है अवसादी सेल। अवसादी सेल क्या होता है, तो देखिए जो चट्टान होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी अपक्षय होता है, यानी भौतिक, रासायनिक या जैविक के कारण, इन सभी क्रियाओं के कारण क्या होता है, चट्टान को तोड़ा जाता है। जैसे कि कोई पक्षी है, चट्टान थोड़ा उसमें खाली स्थान है, चट्टान कहीं है, पक्षी आया, कोई कहीं से बीज लाया और उसमें छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो जब पौधा विकास करेगा तो जड़ें फैलेगी तो चट्टानों को तोड़ेगा तो उससे भी चट्टान टूटेगा। रासायनिक क्रिया, यानी किसी विस्फोट के द्वारा चट्टानों को तोड़ दिया जाए, या क्या किया जाए कि कहीं नदी बह रही है तो नदी बार बार टकरा रही है उस पर्वत से, और उस पर्वत को उस चट्टान से बार बार टकरा रही है और धीरे करके उस चट्टानों को तोड़ रही है। तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हो सकता है,
रासायनिक परिवर्तन या जैविक परिवर्तन, इन परिवर्तन के द्वारा चट्टान क्या होते हैं, छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। छोटे छोटे भागों में टूटते हैं तो जब जल बहता है, तो जब पवन चलता है तो इनको उड़ा ले जाता है। हवा बहेगा तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इसको एकदम मिट्टी के आकार के हो जाएंगे, तो इनको उड़ा ले जाएगा। जब इनको उड़ा ले जाएगा या नदी आएगी, नदी का बाढ़ आएगा तो इनको बहा ले जाएगा। तो जब ये नदी या पवन आते हैं ना, तो इनको बहा ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं और दूसरे जगह पर ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। कुछ समय बाद दबाव के कारण ये लेयर के रूप में तब्दील हो जाते हैं, यानी ये बदल जाते हैं और वही लेयर के रूप में कई लेयर चढ़कर, यानी कई परत चढ़कर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है रूपांतरित सेल। तो देखिए रूप का मतलब उसका बाहरी स्ट्रक्चर। तो देखिए जब अग्नेय सेल और अवसादी सेल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है तो रूपांतरित सेल का निर्माण होता है, यानी अग्नेय सेल और अवसादी सेलों का रूपांतरण ही रूपांतरित सेल कहलाता है। अब देखते हैं, डिटेल्स में अध्ययन करते हैं इन सभी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं अग्नेय सेल को, यानी अग्नेय सेल क्या होता है। तो अग्नेय सेल में आपको अभी बताया हूँ कि अग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है। तो देखिए यही लिखा है कि यह मैग्मा या लावा के जमने से बना है, यानी अग्नेय सेल का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा निकलता है और वह धरातल पर फैलता है और जमता है, और उसी से क्या होता है, अग्नेय सेल का निर्माण होता है। अगला है, यह रवेदार व दानेदार नहीं होती है, यानी ये खुरदुरा नहीं होता है। रवेदार का मतलब खुरदुरा, दानेदार का मतलब दाना, यानी ये खुरदुरा और उथला नहीं होता है, ये खुरदुरा और उथला टाइप का नहीं होता है। ये परतदार नहीं होता है। जैसे अवसादी सेल परत के रूप में बीच का कई परत मिलकर अवसादी सेल का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। अग्नेय सेल का निर्माण परतों के रूप में नहीं होता है, ये बहुत ही विशाल होता है और बहुत ही कठोर होता है। तो देखिए ये परतदार नहीं होते हैं, यानी इन सेल में परत नहीं पाई जाती है, लेकिन अवसादी सेल में परत पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि यह मैग्मा व लावा के जमने से बना है, यह रवेदार व दानेदार नहीं होता है, ये परतदार भी नहीं होता है, ये अत्यंत कठोर होते हैं। जो अग्नेय सेल होते हैं ना, ये अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है। अब बात आती है कि सब समझ में आया कि कठोर होते हैं, परतदार नहीं होते हैं। आखिर में ये आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब क्या हुआ। जैसे कि कोई परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे, आप यही ना उम्मीद करेंगे कि उसके पास फैशनैलिटी होगी, उसके पास धन होगा, उसके बाद वैभव होगा, संपत्ति होगा, यानी उसके पास हर ज़रूरत को पूरा करने का उसके पास क्या होगा, अवसर होगा। यानी वह आर्थिक रूप से संपन्न है, वह धन से संपन्न है, यानी वह कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वह किसी कार्य को आसानी से कर सकता है। तो यहाँ से देखिए ये आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, यानी इस चट्टान से बहुत अधिक मात्रा में खनिज निकलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। यानी बहुत ही इसमें से चीज़ें निकलती है। अग्नेय सेल बहुत ही चीज़ों का स्रोत है, इसीलिए इसको आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान कहा गया है। तो देखिए अब इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए इसमें चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है। इतना सब मिलने के कारण ही इसे कहा गया है आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान। यानी यह बहुत ही चीज़ों का क्या है, स्रोत है, यानी भरपूर मात्रा में बहुत ही पदार्थों का क्या है, स्रोत है, इसीलिए इसे आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें ये चीज़ पाया जाता है। अब देखिए जो मेन रूप है, देखिए बहुत ही हीट फॉर्म में होगा, तो आप ही सोचिए इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि अपने खेत की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जब हार्वेस्टर से कटाई होती है, तो जब हम लोग पराली जलाते हैं तो क्या उसमें जीवाश्म बचते हैं, नहीं बचते हैं। इसीलिए सरकार रोक लगाती है कि जीवाश्मों से नुकसान हो रहा है, खेत की उपजाऊ क्षय हो रही है, इसीलिए रोक लगाई जा रही है कि पराली को न जलाया जाए। तो देखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत हीट होता है। अब देखिए जब खेत जलाते हैं, इतनी सी चिता रहती है, इतनी सी आग रहती है, तो जीवाश्म नहीं बचते हैं।
जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसका हीट, उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उसमें उसमें वस्तुतः जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब देखिए इसे प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं भाई? अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पत्ति इसी चट्टान की हुई। यानी सर्वप्रथम पृथ्वी पर उत्पत्ति किसकी हुई? तो आग्नेय सेल की इस पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आया? तो आग्नेय सेल आया। जब आया था तो पृथ्वी पर ना तो वनस्पति थी, यानी जीवधारी निवासी नहीं करते थे, यानी जीवधारी का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि मान लीजिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, इतना लावा मैग्मा सब गर्म फैलेंगे, तो उसमें कहाँ जीवधारी जिंदा रह पाएगा? इसीलिए कहा गया है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यानी जब इसका विस्फोट हुआ ना, जब ये बना ना, तो वहाँ पर जीवन का अस्तित्व नहीं था। देखिए इसे प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले इसी चट्टान की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। अगला है, अब देखिए उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उदाहरण दे देगा, जैसे कहेगा कि ग्रेबो निम्न में से किस चट्टान के अंतर्गत आता है। ग्रेबो चाहे कोई भी दे देगा, पेग्माटाइट, डायोराइट दे देगा कि किस श्रेणी का चट्टान है, तो आप जानेंगे तो लगाएंगे। और एक चीज़ जो अंत में बताऊंगा, इसके बाद तो अभी अवसादी सेल और रूपांतरित सेल पढ़ने वाले हैं, उसके अंत में बताऊंगा कि कौन से चट्टानों का रूपांतरण किस चट्टान में होता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका उदाहरण याद रखिएगा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्माटाइट, डायोराइट। इसका क्या क्या उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेग्माटाइट और डायोराइट क्या है? इसका उदाहरण है। अब देखिए बेसाल्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बेसाल्ट क्या होता है? तो देखिए बेसाल्ट जो चट्टान होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लॉयस, यानी लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी इस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए अगला देखते हैं, इस चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़े हैं कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय जो मैग्मा निकलता है तो उससे काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा का निर्माण क्या होता है? काली मृदा का निर्माण होता है तो काली मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही लाभदायक होती है, और उसी से कृषि में सहायता मिलती है। यानी काली मृदा में कपास की खेती की जाती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले चट्टान को। तो चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं दो और चट्टानों को। देखिए अब है अवसादी सेल। आपको इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, वही सेम चीज़ बताऊंगा। देखिए जब सेल भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के द्वारा टूटता या फूटता है, जब सेल भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के द्वारा टूटता या फूटता है, तब सेलों के छोटे छोटे कणों को, देखिए जब सेल भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया के द्वारा टूटता है तो वह छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाता है, यानी बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, यानी वह चेंज हो जाता है छोटे छोटे कणों में। तब क्या होता है कि जब पवन यानी हवा बहता है ना, तो वो क्या होता है, एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक जाता है, या नदी आती है तो उसको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थानों तक चली जाती है, उड़ा ले जाती हैं, और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों के रूप में बिछा देते हैं या जमा करते हैं, जिसे अवसाद कहते हैं। देखिए अवसाद या मालवा एक ही चीज़ है। तो देखिए अवसाद कहते हैं। बाद में यह अवसाद कठोर हो जाता है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो यदि कोई पूछे कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आप उसको कहिएगा कि देखिए पहले सेल में रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रिया होता है, जिससे सेल छोटे छोटे कणों में टूटता है। जब वो टूटता है तो बहुत छोटा हो जाता है, तो हवा बहता है तो हवा उसको उड़ा ले जाता है। जब ये नदी आती है, बाढ़ आता है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा ले जाता है, और वहाँ पर ले जाकर कहीं भूभाग पर उसको बिछा देता है। कुछ समय तो जो बिछाता है उसको अवसाद कहते हैं, जो बिछ जाता है उसको अवसाद कहते हैं। बाद में जब वो कठोर होता है तो वह चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं। अब देखिए इसका निर्माण कई परतों के जमा होने से होता है, इसलिए इसे परतदार सेल कहते हैं। अवसादी सेल को परतदार सेल के भी नाम से जानते हैं, एकदम नोट कर लीजिएगा। अवसादी सेल को परतदार सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका निर्माण कई परतों के मिलने से होता है। यानी जब परत दर परत चढ़ती जाएगी तो
अवसादी सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसे परतदार सेल के भी नाम से जानते हैं। इसमें जंतु तथा पादप के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होते हैं कि जंतु और जीवाश्म दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें जंतु तथा पादप के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। तो जब इसमें जीवाश्म पाए जा रहे हैं तो इसमें तेल भी मिलेगा। तेल का मतलब कि पेट्रोलियम मिलेगा, डीजल, पेट्रोलियम, यानी ये सब क्या मिलेगा, संसाधन मिलेगा ना। तो इसी में ये सब भी पाए जाते हैं। तो इसी सेल में खनिज तेल भी पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें जंतु तथा पादप के जीवाश्म पाए जाते हैं, इसी सेल में खनिज तेल पाए जाते हैं। क्वेश्चन यदि कोई पूछे कि बताओ कि अग्नेय सेल में, जो पिछले पढ़े, अग्नेय सेल में खनिज तेल नहीं पाया जाता है, लेकिन अवसादी सेल में खनिज तेल पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो आप कहिएगा कि अग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जंतु और पादप के जीवाश्म पाए जाते हैं, जो करोड़ों वर्ष में गलकर अपघट्य होकर खनिज तेल में बदल जाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी। किसका? तो अवसादी सेल का। तो आपका ये क्लियर हो गया क्या? अवसादी सेल एकदम देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसमें याद क्या करना है, इसको परतदार सेल कहते हैं। अवसाद के जमा होने से बनता है, यानी इस चट्टान का निर्माण अवसाद के जमा होने से होता है। इसे परतदार सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई परतें मिलकर इस चट्टान का निर्माण करती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और जहाँ जीवाश्म पाए जाएंगे वहाँ पर खनिज तेल अवश्य पाया जाएगा, और इसका ये उदाहरण है। अब देखिए रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। देखिए रूपांतरित यानी किसी चीज़ के रूप में परिवर्तन। कायांतरित यानी काया का मतलब शरीर, किसी के शरीर में परिवर्तन। यानी जब अग्नेय और अवसादी सेलों के रूप में परिवर्तन हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? रूपांतरित सेल कहते हैं। यानी रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? तो अग्नेय सेल और अवसादी सेल के रूप में परिवर्तन करने से किसका निर्माण होता है? रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। देखिए पढ़िए, कायांतरण, जो कायांतरित है ना, वो कायांतरण अंग्रेजी शब्द के मेटामॉर्फिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए इग्नेस सेल, किसको? अग्नेय सेल को इंग्लिश में इग्नेस सेल कहते हैं, इग्नेस सेल। और अवसादी सेल को सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। देखिए जिन सेलों का निर्माण अग्नेय तथा परतदार सेलों के रूप में परिवर्तन के कारण होता है, उसे कहते हैं रूपांतरित सेल। जिन सेलों का निर्माण अग्नेय तथा परतदार सेलों के रूप में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं रूपांतरित सेल। जैसे कि रूप में परिवर्तन का मतलब, जैसे कि गन्ना है, गन्ना को जब उसका पेराई किया जाता है तो रस बनता है, रस से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनता है, और तमाम प्रकार की चीज़ें बनती है। उसी से क्या, जैसे लचीदाना, बतासा, मिश्री, यानी ये सब क्या बनता है? इसके रूप में परिवर्तन करते जा रहे हैं, तो नए नए चीज़ मिलते जा रहा है। उसी तरह हमने देखा कि अग्नेय सेल और परतदार या अवसादी सेलों के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक नई प्रकार की चट्टानें मिल रही है, जो क्या है? रूपांतरित सेल या रूपांतरित चट्टान है। देखिए हो गया ना। अब देखिए इस प्रक्रिया में सेल अपना मूल रूप या मूल अवस्था को बदल लेते हैं। जैसे गन्ना अपना मूल अवस्था बदलकर भिन्न भिन्न चीज़ों का निर्माण करता है, उसी तरह अग्नेय और अवसादी सेल अपना मूल अस्तित्व खोकर नए नए चट्टानों का निर्माण करती है। अब देखिए पुराने खनिज नए खनिज में बदल जाते हैं, यानी जो पुराने खनिज होते हैं वह नए खनिज में बदल जाते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, संगमरमर, स्लेट और नीस। संगमरमर, स्लेट और नीस इसके क्या है? प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण पर ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए अब आती है कंपटीशन की लेवल की। देखिए उसमें यही पूछता है ना कि जब ये सेल है ना, ये किस में रूपांतरण होता है? इस सेल का रूपांतरण किस सेल में होता है? तो देखिए ये सेल है और ये रूपांतरित सेल है, यानी जो सेल है उसका रूपांतरण है। देखिए जो चूना पत्थर होता है, जो चाक होता है, जो डोलोमाइट होता है, वह रूपांतरित हो जाता है संगमरमर में। देखिए जो चूना पत्थर है, चाक है और डोलोमाइट है ना, वह रूपांतरित सेल किसका है? संगमरमर का, यानी इसमें ये परिवर्तन हो जाता है। जो बलुआ पत्थर है वह क्वार्टजाइट में क्या होता है? तब्दील हो जाता है। जो ग्रेनाइट है वह नीस में बदल जाता है। जो बेसाल्ट है वह एम्फीबोलाइट में बदल जाता है, और जो स्लेट है वह फाइलाइट में बदल जाता है। यानी ये रूपांतरित सेल का नाम है और ये सेल का नाम है। यानी ये सेल अपना रूप बदलकर इसका निर्माण करती है, ये सेल अपना रूप बदलकर अपनी काया यानी शरीर बदलकर इस सेल का निर्माण करती है। तो ये हो जाता है आपका रूपांतरित सेल। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, एकदम 100% बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखिए आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में वो भी लिखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।